हेलो एवरीवन। आज हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट करेंगे। ये 2021 की है और इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे और इसके साथ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट को देखेंगे जो अप्रैल तक होंगे, टिल अप्रैल। जैसे अब अप्रैल ख़त्म हो रहा है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारा जो एक कोर्स है, ये DULLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है जिसके डिस्काउंट की आज लास्ट डेट है। तो आप इस कोर्स को DULLB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज इसके डिस्काउंट की लास्ट डेट है, अदरवाइज इसका प्राइस यहाँ पे मेंशन है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो केस है आज के लिए वो है लक्ष्मीबाई चंदारागी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में हम जो भी केसेस करेंगे मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में फैक्ट में नहीं जाऊंगी। जिस केस में जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस केस में ये बोला गया कि जैसे कि जो दो अडल्ट हैं, अगर मतलब दो पर्सन जो अडल्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया है शादी के लिए, तो ऐसे केसेस में फैमिली की जो कंसेंट है वो ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट ने ये कहा कि एक यंगर जो दो यंगर एजुकेटेड बॉय और गर्ल्स हैं वो अपने लाइफ पार्टनर जब चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी सोसाइटी की जो चीज़ें चली आ रही है, नॉर्म्स जो हमारे नॉर्म्स चले आ रहे हैं, रूल्स चले आ रहे हैं, उनसे थोड़ा अलग है। लेकिन ऐसे केसेस में बाय लॉ यहाँ पे फैमिली की जो है वो कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ इतनी सी ही बात कही गई थी। इसके साथ यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट केस है देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे साइटेशंस नहीं लिखी है बट यहाँ पे सबकी जो सबका ईयर है वो 2021 ही है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं लिखा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। देवीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इस केस में जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बारे में कहा गया। जुवेनाइल जस्टिस जो बोर्ड है, यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है हमारे इंडिया में, और यहाँ पे जुवेनाइल्स जो ऑफेंडर 18 प्लस होते हैं, 18 के अंडर और 16 से एबव, यानी जिनकी उम्र 16 से 18 साल है, यहाँ पे जो है उनको रेमिट कर दिया गया, उनको प्रत्याशित कर दिया गया उनके जो ज्यूरिसडिक्शन है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से। यानी कि अगर ये कोई ऐसा हीनियस क्राइम करते हैं या इनके ऑफेंस पे डिपेंड करेगा जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है। यहाँ पे ये डेट इंपॉर्टेंट है, ऑन द डे ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड। अगर उनकी एज 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स है तो वहाँ पे जो ऑफेंसेस हैं वो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू ज़रूरी नहीं है ट्रीट किया जाए, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो कोर्ट भी यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है और अगर यहाँ पे अक्यूज्ड गिल्टी भी है तो भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा केस है, इस केस का नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्सेस MR विजय भास्कर। इस केस में जो कोर्ट रिलेटिंग प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कही गई कि फ्रीडम है प्रेस की कि वो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको देख सके। तो इस केस में यहाँ पे जो है DY चंद्रचूड़ जस्टिस से, इनके साथ MR शाह थे। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस केस में बेसिकली मीडिया की फ्रीडम के बारे में बात की गई थी ड्यूरिंग कोर्ट हियरिंग। तो इस केस में यहाँ पे ये जो मामला था पूरा पिटिशन के थ्रू आया था और पिटिशन के थ्रू मामला आया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट देते हुए ये कहा था कि फ्रीडम है मीडिया के पास कि वो सारे ओरल जो ऑब्जर्वेशंस हैं लॉयर्स के थ्रू दिए जाते हैं या जो जजेस के थ्रू कोर्ट हियरिंग में बात कही जाती है, कुछ भी कहा जाता है, तो एज पर सेक्शन 19 क्लॉज 1 यहाँ पे ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके थ्रू मीडिया को ये पावर है कि वो इन सारी चीज़ों को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, कैप्चर कर सके। तो अगर आप मीडिया को इन सब कामों के लिए रोक रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहे हो, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे अब हमारा जो है इसे ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग के नाम से भी इसको हाईलाइट किया गया है और इसमें जो है इसको इस पूरे बेंच ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को पे भी फोकस किया है। तो यहाँ पे इस तरह के जब जजमेंट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो इस केस का नाम यहाँ पे क्या है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड MR विजय भास्कर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में गाइडलाइंस दी गई थी डाउरी डेथ ट्रायल्स के रिगार्डिंग।
तो ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है जैसे कि इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 300 एंड क्लॉज बी है, उसमें ये बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव की जो भी इंटेंशन है, यहाँ पे ये सभी जो डाउरी डेथ होती है और इसमें बर्निंग जो है, ब्राइड को जलाया भी जाता है, तो ये जो सोशल एविल है एक तरह से, तो इन सभी को कर्ब किया जाए, इन सभी से बाहर निकलने के लिए सेक्शन है। तो यहाँ पे इस केस में डाउरी डेथ के रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई थी। क्या गाइडलाइंस थी वो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस आई थी वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट केस है वो एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन पे है। इस केस का नाम है जयामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में है। तो डाइंग डिक्लेरेशन जनरली जो है वो एडमिसिबल होती है, और इस केस में इसी के बारे में कहा गया कि वो एडमिसिबल है किस प्रिंसिपल के बेस्ड पे, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो होप होती है, किस चीज़ की होप होती है, एक हम जानते हैं कि आपने बहुत जनरली सुना होगा, जो पर्सन जो है वो मरने वाला है, एकदम इस कंडीशन में है कि वो बस अब मर ही जाएगा, तो ऐसे केसेस में वो झूठ नहीं बोलेगा, वो इंटेंशनली झूठ नहीं बोलेगा। अगर कुछ मिस्टेक होती है वो चीज़ अलग है, लेकिन वो इसके एक्सेप्शन में आ जाएगी, बट वो झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है, तो ये इसके रिगार्डिंग है, वो एडमिसिबल होगा डाइंग डिक्लेरेशन के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिसिबल होगी। अब हमारा नेक्स्ट केस है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में ये बोला गया कि राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको निर्वासित करना, जिस तरह से एक मतलब होता है इसका, कि वो ना होने का इनके पास अधिकार है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिपोर्ट किया जाए, तो राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड है। ठीक है, तो ये जैसे आर्टिकल 19 से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, एंड अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन। ये सिर्फ इंडियन सिटीज़न पे है। जैसे आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कुछ सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ जो है नॉन सिटीजन्स के लिए हैं, बट कुछ ऐसे राइट्स भी हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे कि इस केस में कहा गया कि जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई है, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, जबकि इसमें मेन इशू ये रोहिंग्या रिफ्यूज़िस से आया था, इसीलिए थोड़ा मे भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि रोहिंग्या जो रिफ्यूज़िस का इशू है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। तो इस केस में जो है इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था, और इसी चीज़ पे जो है हियरिंग चल रही थी, आर्टिकल 14 एंड 19, कि क्या ये सभी पर्सनस के लिए अवेलेबल हैं, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। तो इन सारी चीज़ों को सेटल करते हुए कोर्ट ने यहाँ पे इस सब को एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट केस है फरजाना बातुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फरजाना बातुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कही गई थी। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये 2002 में अराउंड आया था। तो उसमें जो राइट टू एजुकेशन रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ऐड किए गए। और यहाँ पे तो इसके साथ तो कोर्ट ने ये बोला कि हायर एजुकेशन जो है, राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे ये एक जो है वो एक अधिकार है कि आप सबको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ। ठीक है, कि इट बियर्स emphasizes that access to professional education is not a government largesse। ठीक है, गवर्नमेंट का नहीं है काम, बट आप उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो हर लेवल पे। ठीक है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मराठा कम्युनिटी से है। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मराठा कम्युनिटी में ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको स्ट्रक डाउन किया गया था, और जो हमारा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आया था, और इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे इसके जजमेंट पे पड़ा था। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसको जब स्ट्रक डाउन किया, तो यहाँ पे ये भी देखा कि कोई भी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी नहीं है जहाँ पे हम जो है रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा ग्रांट करें। और इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी जजमेंट, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये बोला गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते,
किसी भी कंडीशन में नहीं दे सकते, इवन आप एक्सेप्शनल केसेस में भी नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें ये था। और इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक एक्ट भी है यहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन एक्ट है, 2018 का है। तो इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। तो इसमें ये हुआ था। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट केस है विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे भी इसी के साथ ये रिलेट कर रहा है कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसके साथ भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट जो है वो ट्रिपल टेस्ट आए थे इस केस में, तो इसलिए ये भी हो सकता है। पहले वाले और इस वाले केस में यही है कि इस वाले केस में ट्रिपल टेस्ट बताई थी, जैसे कि आप 3 कंडीशंस देखोगे। एक आप क्या करोगे, एक डेडिकेटेड कमीशन कंडक्ट करोगे जिसमें वो एक स्ट्रिक्ट जो है इंक्वायरी होगी जिसमें ये देखने के लिए कि नेचर और इम्प्लीकेशंस क्या है जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनके बैकवर्डनेस का पर्टिकुलर स्टेट में। यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन थोड़ा स्टेट लेवल पे देखा जाता है, क्योंकि हर स्टेट में जो है वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। तो वहाँ पे जो इनका क्राइटेरिया होता है वो भी डिफरेंट होता है। और इसके बाद सेकेंड चीज़ अगर हम देखें कि रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन जो है उसको स्पेसिफाइड करने के लिए यहाँ पे इन सभी के लिए जो है एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए, जो कमीशन होना चाहिए जिसको रिकमेंडेशन से यहाँ पे लोकल बॉडीज़ कि किस तरह से रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन किया जाए। और थर्ड चीज़ यहाँ पे यही थी कि किसी भी कंडीशन में जो टोटल आपका रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल यानी कि SC ST और OBC कम्युनिटीज़ जो हैं इनके रिगार्डिंग यहाँ पे किसी भी कंडीशन में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका रिजर्वेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में बेसिकली ये बात की गई थी कि राखी बांधने पर ये केस था। और इसमें जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला था कि टाइम राखी बांधना एज अ कंडीशन फॉर बेल जो है कि क्या ये बेल की कंडीशन हो सकती है, इस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया था इस केस में। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि राखी बांधना जो है एक कंडीशन बेल को लेके क्या ये एक मोलेस्टर जो है, एक ऑफेंडर है, ठीक है, उस भाई में क्या वो उसको बदल देगा? ये बिल्कुल जो है ये क्या है इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो जजेस यहाँ पे डिसीजन लेते हैं उनको जो है वो फुली कॉन्शियस होके जो डिसीजन लेते हैं। तो इन सब कंडीशंस की वजह से यहाँ पे वो बेल का इसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता। इसमें सिर्फ इतना ही बहुत याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये राखी बांधने से रिलेटेड जो है कंडीशन नहीं बन सकती बेल के लिए। और इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा केस है, इस नेक्स्ट केस का नाम है केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट टू लाइफ अनकॉन्स्टिट्यूशनली एम्ब्रेसेस इवन एन अंडर ट्रायल। ठीक है, तो चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो भी यहाँ पे क्या होगा, राइट टू लाइफ वो क्या रहेगा, वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे किस चीज़ की पिटिशन केरला हाई कोर्ट जो है वो पिटिशन देख रहे थे जर्नलिस्ट सिद्दीकी कापन की। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है तो आप उसको जब ज़्यादा लंबे समय तक भी रख रहे हो, किसी भी कंडीशन में रख रहे हो, उसके पास भी राइट टू लाइफ अवेलेबल है, आप उसके राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। और इसके साथ ही ये जो नेक्स्ट केस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें क्या था कि राइट जो है पावर ऑफ कोर्ट, किसी की पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर हाउस अरेस्ट, इसमें हाउस अरेस्ट की बात की गई थी। तो जैसे सेक्शन 167 है CRPC का, वो क्या करता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट केस था जिसमें हाउस अरेस्ट को जो है वो उसको ऑर्डर दिया गया था। तो हाउस अरेस्ट यहाँ पे होता क्या है कि एक पर्सन जो है उसको, जैसे हम कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है, और हाउस अरेस्ट होता है कि आपको उस पर्टिकुलर हाउस के एरिया से आपको वहीं तक एक तरह से लिमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये होता है, इस केस में जो कोर्ट जो होती है वो ये कहती है कि उस पर्सन को जो है एक हाउस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे कोर्ट जो है हाउस अरेस्ट का ऑर्डर करते हुए कुछ कंडीशंस जो है वो देखती है, जैसे उस पर्सन की एज क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, एक्यूज्ड के नेचर ऑफ क्राइम क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कोर्ट जो है यहाँ पे हाउस अरेस्ट जो है उसको एप्लीकेबल कर सकती है।
तो इसमें जो है यहाँ पे जस्टिस ललित एंड जस्टिस के.एम. जोसेफ होते हैं जब इस केस को डील करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली बार जब वो अक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो वो अराउंड 1 महीने, एग्जैक्ट टाइम नहीं मैं बता रही हूँ आपको, बट यहाँ पे अराउंड 1 महीने तक वो रहता है हाउस अरेस्ट में। उसके बाद भी यहाँ पे वो पुलिस कस्टडी में भी रहता है, जुडिशियल कस्टडी में भी रहता है, और उसका यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 90 डेज से ज़्यादा। अगर हम ओवरऑल सारा टाइम मिलाएं तो हाउस अरेस्ट, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, सारा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे इसको हाउस अरेस्ट को जो है वो डिफाइन किया था कि ये सारी चीज़ें देखते हुए आप क्या कर सकते हो, हाउस अरेस्ट को ऑर्डर कर सकते हो। अब इसके साथ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.ए. नाजिर। इस केस में ये बोला गया था कि जो बेल है UAPA केसेस में वो कोर्ट ग्रांट कर सकती है अगर सबके पास फंड। इन केसेस में क्या होता है कि स्पीडी ट्रायल चलता है, अगर फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है स्पीडी ट्रायल का, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इन केसेस में भी बेल को ग्रांट कर सकती है। तो यहाँ पे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें जो है यहाँ पे स्पीडी ट्रायल का राइट जो है 21 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के 21 आर्टिकल में है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक अक्यूज्ड को जो है वो बेल के लिए अलाउ कर देती है, जो 5 साल से अंडर ट्रायल जो प्रिजनर था, 5 साल से जेल में था और ट्रायल चल रहा था, उसका एज अ पनिशमेंट नहीं थी। तो कोर्ट इस केस में एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ों को कि यहाँ पे जैसे वो बार करता है यहाँ पे UAPA का सेक्शन 43 क्लॉज D सब क्लॉज 5, ये जो सेक्शन है वो बार करता है किसके लिए, बेल के लिए। बट यहाँ पे कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया कि यहाँ पे कोर्ट के पास भी ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस केस में जो है वो इनको अलाउ कर दिया गया था, बेल को अलाउ किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो केस है उस केस का नाम है PASL विंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस GE पावर कन्वर्जेशन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में जो है वो रोहिंटन फली नरीमन, BR गवई और ऋषिकेश रॉय थे जस्टिस यहाँ पे। तो इस केस में ये बोला गया कि जो 2 इंडियन पार्टीज़ हैं वो चूज़ कर सकते हैं एक फॉरेन स्टेट को आर्बिट्रेशन में। तो इस केस में डिस्प्यूट जो है वो राइज होता है पार्टीज़ के बीच में, और यहाँ पे GE पावर्स को परचेज़ करने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट यही बोलता है कि 2 इंडियंस जो अपनी इंडियन कंपनीज़ हैं उनके पास ये राइट है, और यहाँ पे कोर्ट इस चीज़ को, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें इतनी ही बात कही गई थी। इसके बाद हम 2 केसेस करेंगे, उसमें जो है बहुत ही हमें डेप्थ में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना है इसमें क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राकेश मल्होत्रा, इस केस में नेशनल टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ऑक्सीजन एलोकेशन के लिए ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, कोविड इश्यूज़ के रिगार्डिंग। इसके बाद यहाँ पे ये केस का नाम आ सकता है पेगासस केस। पेगासस जो केस है ये किस्म का, मतलब ये तो हम जानते हैं बहुत ही फेमस है, हाईलाइट है, बट ये इसका एक्चुअल केस का नाम क्या है, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, ये एक्चुअली आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें 2-3 केसेस हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये स्कीम टच जो जजमेंट है उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री नहीं है, हम इन केस जो 3 केसेस करेंगे उसी से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सतीश रगडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इस केस में कहा गया था कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होगा, ठीक है, जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होगा तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं माना जाएगा, चाहे उस पर्सन की सेक्सुअल इंटेंशन हो या ना हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इस जजमेंट को डिस्कस करते हुए हमें पोक्सो का सेक्शन 7 भी जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इस केस में एक जो 12 साल की गर्ल होती है यहाँ पे वो विक्टिम होती है। तो इसमें यहाँ पे कोर्ट क्या करता है, एज पर सेक्शन 8 पोक्सो यहाँ पे उस पर्सन को क्या कर देता है, एक्विट कर देता है। और यहाँ पे जब वो सेक्शन 7 ऑफ पोक्सो उसको एनालाइज करते हैं, जो पनिशमेंट देता है एज पर सेक्शन 354 IPC के, इसके अंडर कोई ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट देता है। तो यहाँ पे इन सभी के बेसिस पे उसको फ्री कर दिया जाता है। इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, एक और केस आता है लिबनस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वो यहाँ पे स्लाइड नहीं है उसकी, आप उसको लिख लीजिए। लिबनस जो है, लिबनस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
इसमें यह बोला गया था कि अगर हम ये जजमेंट थी केस साइज में, होल्डिंग द हैंड्स ऑफ माइनर, जब वो माइनर का उसने हैंड पकड़ा, या इसमें मैं फैक्ट डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट ये दोनों केसेस हैं, इस केसेस के जजमेंट को ओवर रूल किया गया था आगे आने वाली जजमेंट पर। और ओपनिंग द जिप ऑफ द पैंट, यहाँ पे एक जो पर्सन है वो माइनर गर्ल के पास है, एक मैन, और वो अपनी जिप जो है, पैंट की जिप ओपन करके है, तो वो किस चीज़ की इंटेंशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये मेजर जो है, ये दोनों केसेस में आप इन दोनों केसेस को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद इन दोनों केसेस को जो जजमेंट थी, इन दोनों केसेस में जो एक्विट पर्सन को, सॉरी यहाँ पे जो एक्यूज पर्सन था उसको एक्विट कर दिया गया था। तो अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट केस पे, अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश। अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश का जो केस है, इस केस में ऊपर के दोनों जजमेंट को अपील के थ्रू यहाँ पे किया गया आगे। तो इस केस में पोक्सो एक्ट का जो सेक्शन 7 है उसको देखा गया और कहा गया कि स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन चाहे स्किन टू स्किन कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है तब भी वो असॉल्ट माना जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों जजमेंट को ओवररूल किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केसेस के नाम, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है शकुंतला शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये बोला गया था कि ये बेल का केस था, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग कुछ डायरेक्शंस दी थी। तो इस केस में बस इतना ही है। और इसके बाद नेक्स्ट जो केस था पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए, कि सिर्फ आप क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए इकोनॉमिकल क्राइटेरिया जो है उसको नहीं रख सकते हो। तो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया कांट बी सोल बेसिस टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो केस है विकास कृष्णा राव गावली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था लोकल बॉडीज़ में। जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें लोकल बॉडीज़ जी थी उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। काफ़ी जगह आप देखोगे जैसे दिल्ली में भी काफ़ी जुडिशरी में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एससी और एसटी रिजर्वेशन है। तो काफ़ी जगह ओबीसी को उतना ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है। तो खैर हम रिजर्वेशन पे बात नहीं करनी, हमें केसेस पे बात करनी है जो केसेस में हेल्ड हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप एक केस का नाम सिंपली याद रखिएगा, फेसबुक केस है अजीत मोहन वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके बाद जो केस है वो इम्पॉर्टेंट केस है परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह। ये 2000 सारे हमारे 2021 के केस हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्शंस देते हैं सभी पुलिस स्टेशंस में जो इंडिया में हैं। और इसमें जो जजेस के नाम हैं वो RF नरीमन हैं, जोसेफ हैं और अनिरुद्ध बॉस हैं। इस केस में क्या होता है, ये मैटर भी SLP के थ्रू ही जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें परमवीर जो हैं वो SLP फाइल करते हैं। और यहाँ पे वो वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं कि पुलिस स्टेशन में इनके रिगार्डिंग कैमरेज होने चाहिए, CCTV कैमरा होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस देते हैं किस तरह से। ये तीनों जजेस की बेंच होती है और यहाँ पे कोर्ट कहता है कि CCTV कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे एंट्री और एग्जिट पोल पे, मेन गेट और लॉकअप्स में, कॉरिडोर्स में, सारे एरियाज में। और यहाँ पे जो है वो नाइट विजन में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली डे विजन को कैप्चर करें, तो नाइट विजन के लिए भी होने चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या इंटरनेट कम है तो वहाँ पर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ऐसे जो है वो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करे। और जो CCTV कैमरा है उनका रिकॉर्डिंग सिस्टम हमेशा के लिए ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे इनकी प्रिजर्वेशन जो है वो 18 मंथ तो होना चाहिए। और जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, स्टोरेज की वो 1 साल से एटलीस्ट कम तो ना हो, 18 मंथ तक हो बट 1 साल से कम ना हो। और ये जो पूरी इनके मेंटेनेंस और रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ड्यूटी होगी तो वो SHO की होगी, पुलिस स्टेशन की, हर स्टेट जो कंसर्न करता है उनकी। तो ये सब कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा केस था, नेक्स्ट केस है उसका नाम है इम्पीरियल स्ट्रक्चर वर्सेस अनिल पटनी। और इसमें क्या बात हुई थी कि जो होम बायर्स होते हैं वो RERA एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से चूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था कि क्या जो होम बायर्स होते हैं, होम बायर्स जो हैं वो कंज्यूमर हैं, तो क्या वो कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू है या नहीं है।
तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट है किसके रिगार्डिंग, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में इस बारे में इसको कहा गया था कि होम बायर्स को ये अलाउ किया गया था कि आप कंज्यूमर फॉर्म में अप्रोच कर सकते हैं, और इसके साथ यहाँ पे इसके साथ ये उनके ऊपर पूरी तरह से छूट है कि वो किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी काफ़ी हाईलाइट रहा था, रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें ये बोला गया था कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा, और इसमें क्या हुआ था कि जो पिटिशनर थे उनका लास्ट चांस जो था सिविल सर्विसेज का वो कोविड-19 पेंडेमिक के ड्यूरिंग था, और यहाँ पे उसके बाद उस लास्ट अटैम्प्ट के बाद उनके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए थे। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसकी प्ली डिसमिस कर दी, और यहाँ पे बोला कि जो अक्टूबर 2020 में अटैम्प्ट हुआ था उसमें जिसका भी लास्ट अटैम्प्ट था उन्हें जो है कोई भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर होगा। तो ये थी हमारी 25 इंपॉर्टेंट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की 2021 की। और यहाँ पे क्योंकि जैसे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पिछले साल की भी आती हैं, और मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स होते हैं अगर एंट्रेंस वगैरह देखें तो मई जून में होते हैं, बहुत हार्डली या जुलाई में। तो यहाँ पे वो 2021 की जजमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, और 2022 की जजमेंट्स की मैं वीडियो लेकर आऊँगी, जल्दी लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।